हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, अपना चैप्टर चल रहा था पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय योजनाओं का फर्स्ट पार्ट अपन देख चुके थे और आज अपन पढ़ेंगे उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उसका सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में अपन ने 5 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी। थोड़ा सा उनका ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मेन मोटो था वो था कृषि। के बाद में अपन दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था औद्योगिकरण, मतलब उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि अब तक की जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं टोटल, उनमें सबसे जो असफल पंचवर्षीय योजना थी वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश लागू कर दिया गया था। उसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई। जस्ट उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें यहां पे आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। प्रथम जो पंचम पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि इसके बाद में जो मोरारजी देसाई की सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसको बीच में ही कैंसिल कर दिया था। मतलब उसका जो 5वां वर्ष चल रहा था उससे पहले ही उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद में जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद में जो वार्षिक प्लान थे वो आए। छठी पंचवर्षीय योजना से पहले वार्षिक प्लान की घोषणा की गई। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई ने छठी पंचवर्षीय योजना घोषित की तो इंदिरा गांधी की सरकार आई और उसने वापस उसको खत्म कर दिया। ये वही भाई बंधु वाला जो लड़ाई का कार्यक्रम था वो वहां पे पंचवर्षीय योजना के बाद में स्टार्ट हुआ। इसके बाद में अपन आज का जो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का था। इसमें अपन आज की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो देखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, सबसे पहले कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। अपन अगर इसका कार्यकाल देखें, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 90 के बीच में, मतलब 1985 से 90 के बीच में इसका कार्यकाल रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये पंचवर्षीय योजना पूरे 5 सालों तक चली। इसका लक्षित वृद्धि दर था, देखिए 5.0% था। वास्तविक विकास दर इसमें 6.01%। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सफल पंचवर्षीय योजना ही थी। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद में जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था 1985 से 90 के बीच में। लक्षित वृद्धि दर थी इसमें 5.0%, जबकि वास्तविक विकास दर इन्होंने जो गेन किया, जो अचीव किया, जो विकास दर थी वो थी 6.01%। इसका मतलब है कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही। आगे देखते हैं, इसमें यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम में कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लॉन्च की गई थी। वो थे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। इसके बाद में इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया। वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह वर्ड आप देखना, आत्मनिर्भर विकास। इसका मतलब है कि भारत में, देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया कहने का पीछे का जो रीजन है वो है भारत में खनिज। भारत में जितना खनिज का उत्पादन होता है उसका वो जो कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल उत्पादन होता है, अगर उसका पूरा यूज भारत में कर लिया जाए, भारत के उपयोग में कर लिया जाए, तो आज अभी भी भारत के किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़े। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसी में इसी चीज पे जोर दिया गया, आत्मनिर्भर विकास पे। जो भारत में जो खनिज क्षेत्र है उनसे खनिज निकालना, रॉ मटेरियल से उनको औद्योगों में भेजना, उनको फैक्ट्रियों में भेजना, उसके बाद में वहां से जो यूज करने लायक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्माण करना, इसी से आत्मनिर्भर विकास संभव था। तो वर्ष 2000 में सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद में इस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य अपन देखते हैं। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसका था उत्पादकता बढ़ाना और आधुनिकीकरण। यहां से आप देख सकते हो उत्पादकता बढ़ाना, इसका मतलब है कि भारत में जो कच्चा माल था, जो रॉ मटेरियल था, उसी से भारत के अंदर ही जो उत्पादकता का प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था, उसको बढ़ाना इसका मेन मुख्य लक्ष्य था। सफलता देखते हैं अपन इसमें। इसमें कंप्यूटर का विकास किया गया और टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ावा दिया गया। अब आप देख सकते हो कि अभी जो जमाना है वो कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर से ही सारे काम होते हैं। आज मैं अगर आपके सामने पढ़ा रहा हूं, ये सब चीज कंप्यूटर का विकास होने के बाद ही संभव हो पाई है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटर का विकास किया गया और
टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ावा दिया गया। टेलीकॉम सेक्टर का मतलब है कि आपको यहां से कहीं न्यूज पहुंचानी है या आपको डायरेक्ट बात करनी है तो पहले पत्र लिख के या चिट्ठियों के माध्यम से बात की जाती थी। चिट्ठियां शायद आपने भी खूब लिखी होगी अपने प्रेमिका को या अपने प्रेमी को, लेकिन ये जो चिट्ठियां थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके जो पत्र थे उनसे। इसीलिए जो टेलीकॉम क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आपको जो न्यूज थी, जो बातचीत करनी थी, जो वार्तालाप करनी थी, वो टेलीकॉम के माध्यम से ही ज्यादा संभव हो पाती थी। चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रोच्चार से ज्यादा वो सफल होना उसका संभव नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटर का विकास किया गया और उसके बाद में ही टेलीकॉम सेक्टर में इसको बढ़ावा दिया गया। आगे देखते हैं अपन, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में देखिए 1990 से 1992 तक कोई पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं की गई थी। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 साल तक वार्षिक योजनाएं लॉन्च की गई थी। तो ये है वार्षिक योजनाएं। 1990 से 1992 के बीच में 2 वार्षिक योजनाएं लॉन्च की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इसी टाइम आर्थिक अस्थिरता का टाइम था। ये जो भारत का टाइम था, भारत को स्वतंत्र होने के बाद 1990 से 1992 का, ये सबसे ज्यादा आर्थिक अस्थिरता का टाइम था। इसीलिए देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद में वर्षों में 1990, 91 और 1991, 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। क्यों माना गया? इसका जो मुख्य कारण था वो था आर्थिक अस्थिरता। जब आर्थिक अस्थिरता भारत में छाई हुई है तो भारत कौन सी पंचवर्षीय योजना लॉन्च करके उसका जो अचीवमेंट है वो निश्चित कर सकता था। क्योंकि कभी भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी। 1990 से 1992 का जो टाइम था भारत में, वो सबसे ज्यादा आर्थिक अस्थिरता का। यह आपको ध्यान रखना है। समय जो आपको वर्ष दे रखा है 1990 से 1992, यह आपको याद रखना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 वार्षिक योजनाएं लॉन्च की गई थी। देखिए इसमें भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। भारत में देखिए किसी भी देश का जो विकास है वो इस चीज से डिसाइड किया जाता है कि उसमें, उस देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका स्टॉक कितना है। तो भारत में 1990 से 1992 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसकी कहीं ना कहीं कमी हो गई थी। भारत का जो खजाना था विदेशी मुद्रा भंडार का वो धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को संभाला गया और ये जो क्राइसिस था 1990 से 1992 का जो क्राइसिस था, अर्थव्यवस्था का जो अस्थिरता का दौर था, उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने 3 जो नई चीजें लागू की गई थी भारत में, वो थी उदारीकरण जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन, निजीकरण जिसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण जिसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये जो 3 वर्ड हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी 3 चीजें, दोबारा देखिए आप, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इंग्लिश में देखिए आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे, किसके द्वारा ये लागू किए गए थे? तो प्रधानमंत्री का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। टाइम आपको याद रखना है 1990 से 1992 के बीच में। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में जो आर्थिक अस्थिरता आई थी उसके बाद में 2 वार्षिक योजनाएं लॉन्च की गई थी। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से 1997 का इसका टाइम पीरियड था। इसका मतलब है कि ये योजना भी अपने पूरी तरीके से सफल रही। अचीवमेंट में सफल रही या नहीं वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अपना टाइम पीरियड जो था वो टाइम पीरियड इसने पूरा किया है। इसमें देखते हैं 8वीं योजना ने उद्योगों के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया। ये आपको ध्यान रखना है, जो उद्योग हैं भारत में, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग स्टेबल किए गए थे उनको सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया था। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सामने निकल के आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना से कि भारत WTO का जो मेंबर है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड में बना था। टाइम आपको दे रखा है, ये है 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। भारत को इसका सदस्य बनना जरूरी क्यों था? भारत अगर इसका सदस्य नहीं बनता है तो भारत जो ट्रेड करता था कई किसी देश से जो फिक्स था उसमें जो फ्री ट्रेड था वो भी भारत इसी के द्वारा फ्री ट्रेड कर सकता था। भारत में जो कच्चा माल था उसको यूज करने लायक जो माल में चेंजेस कर रहे थे भारत के जो उद्योग है उसको बेचने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थान की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां से भारत अपने माल को पूरे विश्व में फैला सकता था। इसीलिए भारत ने 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता का
घोषणा की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था। ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम आपको याद रखना, 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। इसके बाद में देखते हैं इसका लक्ष्य, जो भारत में जहां जहां से विकास हो सकता था, जिन जिन सेक्टर से विकास हो सकता था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, उन सभी को मुख्य लक्ष्य रखा गया। कौन कौन से थे, आइए अपन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर किसी क्षेत्र में एक इतनी सी जनसंख्या रहने लायक वो अगर क्षेत्र है, अगर आप उसमें इतना और लाके भर दोगे तो वो जो क्षेत्र है उसमें क्राइसिस आएंगे। तो सबसे पहले भारत में 1990-92 में इतने सोर्सेस नहीं थे कि वो भारत में जो जनसंख्या का बूम आ रहा था उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सके। इसीलिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 1997 का जो टाइम पीरियड था, इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया। इसके बाद में अपन देखते हैं गरीबी कम करना। बिल्कुल, गरीबी अगर जितनी ज्यादा होगी भारत में या किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, गरीबी अगर कम होगी तो वहां से विकास होना संभव नहीं है। गरीबी कम करना 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। आगे देखते हैं रोजगार सृजन, बिल्कुल सही है, रोजगार सृजन होंगे तो ऑटोमेटिक गरीबी कम होती जाएगी। आगे देखते हैं बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना। इसके बाद में पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना। जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने इंपॉर्टेंट जो सेक्टर थे जहां से भारत का विकास संभव था, वो सारी चीजें 8वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उनको मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। बाद में देखते हैं इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। यहां से भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं का विकेंद्रीकरण किया था, उनको लागू करने का जो थॉट्स थे, जो विचार थे, वो प्रस्तुत किए गए थे, वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आगे देखते हैं लक्षित वृद्धि दर था 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर था 6.8%। इसका मतलब है कि अगर विकास जो वास्तविक विकास दर है वो बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ये बहुत अच्छे से सफल हुई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि इसमें भारत विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य बनता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद में 2 वर्ष का 1990 से 1992 तक का क्या किया गया, वार्षिक योजना ये लॉन्च की गई। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई। आगे अपन देखते हैं नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में। तो नवी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें पूरे उसने भी अपने पूरा 5 साल कवर किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1997 से 2002 का ये टाइम था। इसमें देखते हैं इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी एग्जाम्स में, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो गया था और 1997 में जो नवी पंचवर्षीय योजना है उसको लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के पूरे 50 वर्ष पूरे कर चुका था। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। नवी पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसका लक्षित विकास दर देखें अपन तो 7.1%, वास्तविक विकास दर थी इसमें 6.8%। कहीं ना कहीं ये भी सफल मानी जाती है। जितना जो लक्षित था उसके आसपास अगर विकास दर शामिल हो रही है, विकास दर अपन अचीव कर रहे हैं, तो ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं सफल मानी जाती है। इसके बाद में इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी को खत्म करना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार। देखिए सबसे जो चीज है शिक्षा, जहां शिक्षा अधिक है वहां विकास होना सबसे ज्यादा संभव है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। ये जो कलम है, ये जो शिक्षा है, ये कलम की ताकत बहुत ज्यादा है। जहां पे शिक्षा है वहां पे विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो शिक्षा लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा क्षेत्र हर जो अपन देखते हैं ज्योग्राफिकल में कि एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे ये जो अदर कास्ट हैं, जो नीचे वाले जो लोग हैं, वो वहां पे निवास करते हैं, उनको शिक्षा की पहुंच उन तक बहुत कम पहुंच पाती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास ऐसा क्षेत्र है तो आप वहां पे अपना जो टाइम है उससे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उनको अवेयर कीजिए, उनके माइंड में ऐसे थॉट्स डालिए कि ताकि अपने बच्चों को जो है उनको जो मजदूरी में लगा रखे हैं उनको अपने आसपास की जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पे भेजें और शिक्षा का स्तर भारत में बढ़ाने की कोशिश करें। तो खैर चलिए नवी पंचवर्षीय योजना पे वापस आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार। नई नीतियां इसमें लागू की गई, ग्रामीण रोजगार योजनाएं। यहां से ज्यादा सबसे ज्यादा जो विकास इस तरह वो बढ़ना स्टार्ट होता है ग्रामीण रोजगार योजनाएं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं पे रोजगार सृजन करना, मतलब वहीं पे
लोगों को जो रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। ट्रेवल इतना महंगा था उस टाइम, और इतना एबल भी नहीं थे लोग वहां पे उस टाइम जब पैसे देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही जैसे मनरेगा वगैरह जो योजनाएं हैं वो लागू की गई, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो रोजगार है उनका सृजन किया गया, ताकि वहां के लोग अपने जो लोकल क्षेत्र है वहीं पे रोजगार प्राप्त कर सके और अपना जो स्तर है, जो रहने का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, उसको बढ़ा सके। तो नवी पंचवर्षीय योजना अपन ने देखी है, इसका टाइम पीरियड था 1997 से 2000, और इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब आते हैं अपन अपनी अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 2002 से 2007 तक। इसका मतलब है कि इसने भी अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा टाइम पीरियड कंज्यूम किया है। आगे देखते हैं, इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना था। ये यहां से इंपॉर्टेंट है, समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना था। इसमें साथ में आपको कृषि को भी लेके चलना था, इसमें साथ में आपको उद्योगों को लेके चलना था, इसमें साथ में आपको लोगों को भी लेके चलना था। जो समावेशी विकास था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसने प्रतिवर्ष देखिए 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये बन पाया या नहीं बन पाया ये अपन आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, इसका उद्देश्य देखते हैं। पहले तो इसका उद्देश्य था गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। 80 मिलियन लोग। उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी स्वतंत्रता के बाद, जब 2002 से 2007 का इसका टाइम पीरियड था, वहां पे सबसे जो मेन इंपोर्टेंट इसका मोटो था वो था 50% तक कम करना। क्या? गरीबी को, जो गरीबी थी उसको, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे, जो पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे थे, उन लोगों में से 50% को उस लाइन से ऊपर लाना। क्योंकि जहां पे गरीबी ज्यादा बढ़ती है वहां पे विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि वहां के लोग वो, वहां के जो लोग हैं उनका स्तर इतना नहीं होता है कि वो अपनी गरीबी समाप्त कर सके। तो इसीलिए भारतीय सरकार के द्वारा रोजगार का सृजन किया गया और उनको उस गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या था, जो उद्देश्य था इसका 50% तक गरीबी कम करना। यहां से जो ये डेटा है 50%, 80 मिलियन, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके अलावा और क्या किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लैंगिक अंतराल आप देख सकते हो, जो लैंगिक अंतराल होता है, जो मेल और फीमेल्स में जो अंतराल होता है, उसको 2007 में कम करने का प्रयास किया गया था। और जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम किया गया था। क्षेत्रीय असमानताएं जैसे किसी क्षेत्र में पूरे तरीके से गरीब लोग रह रहे हैं और किसी क्षेत्र में पूरे तरीके से अमीर लोग या जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रह रहे हैं, तो उनके बीच की जो लाइन है, उनके बीच की जो असमानता वाला जो क्षेत्र है, उसको खत्म करना। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, अगर जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, उनसे कनेक्शन नहीं रखेंगे, उनसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो जो लोअर क्लास है वो और लोअर जाता जाएगा और जो हायर क्लास है वो और हायर होता जाएगा। ये असमानता थी। इसी असमानता को कम करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत ज्यादा प्रयास किए गए थे। इसका लक्षित विकास दर अपन देखते हैं 8.1% इसका लक्षित विकास दर था, जबकि इसका वास्तविक विकास दर था 7.6%। इसका मतलब है कि आसपास में इसका जो वास्तविक विकास दर है, जो भारतीय सरकार ने, भारत के लोगों ने उस टाइम जो अचीव किया था वो था 7.6%। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना भी अपनी सफलता की ओर बढ़ी थी। इसके बाद में अपन अपनी जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं और बच रही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपकी एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 2007 से 2012 के बीच में। इसी के बीच में मेन जो चीज है वो है 2009 में शिक्षा का जो अधिकार है वो पास किया गया था। 2000 शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था उसको पारित किया गया था और लागू कब हुआ था? 2010 में ये लागू हुआ था। इसमें क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा घोषित किया गया था। एज आपको याद रखनी है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था। 2010 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको लागू किया था और 2009 में ये जो अधिनियम है इसको पारित किया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भी यह था उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य विषय वस्तु
तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। ये वाली जो लाइन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मुख्य विषय वस्तु क्या थी? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो वो थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य भी अपन देखते हैं, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें भी लैंगिक असमानता को कमी लाना था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको आगे किया गया था। मेन जो चीज है इसमें वो है, इसकी मुख्य जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी? तो सी रंगराजन ने। किसने? सी रंगराजन ने इसकी मुख्य रूपरेखा तैयार की थी। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो विषय वस्तु थी, जो रूपरेखा थी, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो वो थे सी रंगराजन। ठीक है, इसने देखिए वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया था। ये इसका मोटो था, ये इसका लक्ष्य था। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आया हुआ भी है। आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कि 2009 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका लक्षित विकास अपन देखते हैं तो 9% इसका लक्षित विकास दर था, जबकि वास्तविक विकास दर जो अचीवमेंट हुआ वो था 8%। 1% कम रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो भी अपनी सफलता की ओर अग्रसर रही। इसके बाद में अपन 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, और अपनी जो अंतिम पंचवर्षीय योजनाओं की जो सीरीज है, पंचवर्षीय योजनाओं की जो 1 से 12वें तक की जो सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भी अपन देखते हैं, इसका कार्यकाल अपन देखते हैं 2012 से 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो कार्यकाल है ये फिलहाल ही में हुआ। 2017 में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हुई, अभी 2025 चल रहा है, ज्यादा टाइम इसको खत्म हुए नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इस योजना की विषय वस्तु थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थी। ठीक है, ये आपको विषय वस्तु ऐसे कैसे लिख लेनी है, आपके नोट्स में ऐसे कैसे छपी हुई होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बार बार बोल रहा हूं कि जहां पे मैं टिक मार्क कर रहा हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो अगला वीडियो अपना आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन्हीं पे अपना वीडियो आएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का जो मटेरियल है, ये तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी है दोनों पार्ट्स, उसके बाद में आपको सिर्फ एक वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आएगा वो आपको देखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं का आपका एक क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। बस आपको साथ देना है, कॉस्मो अकेडमी का साथ बनाए रखना है। इसके बाद में आपको रेलवे हो, चाहे कोई सी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको कहीं भी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार विश्वास बना के देखिए। ठीक है, देखते हैं अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका विषय वस्तु आपने देख लिया, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। पहले बिजली की आपूर्ति नहीं थी सभी गांवों में। भारतीय सरकार ने घोषणा की कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसके माध्यम से सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना। लैंगिक जो असमानता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, तीनों में जो लैंगिक असमानता है उसको खत्म करने पर जोर दिया गया था। इसका मतलब है कि आप खुद देख सकते हो कि जो लैंगिक असमानता है भारतीय समाज में कितनी फैली हुई है। इसको कम कीजिए, आप अपने स्तर पे इसको कम कीजिए। जब आप अपने स्तर पे कम कर पाओ इसको, अपने जो सोच है, अपने जो थॉट्स है, अपने जो विचार हैं, उनको आगे बढ़ाइए। लैंगिक असमानता खत्म करना भारतीय समाज के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसी में भी लैंगिक असमानता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। आगे देखते हैं अपन इसमें। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। हरित क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद में अपन सारी पंचवर्षीय योजनाएं देखते आ रहे हैं, उसमें कृषि का कहीं भी नाम नहीं आ रहा। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में वापस से जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए ये लक्ष्य रखा गया कि 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो गैर कृषि क्षेत्र का है, जो कृषि पर निर्भर नहीं है, जो धंधे, जो उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है, उन उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि कृषि पर आधारित जितने उद्योग हैं
कृषि पर आधारित जितने सेक्टर्स है, जितने क्षेत्र है, उनके माध्यम से भारत में उतना विकास संभव नहीं था जितना भारतीय जो सरकार है, भारत के जो लोग हैं वो डिजर्व करते हैं। इसीलिए कृषि क्षेत्र से परे जो गैर कृषि क्षेत्र है उनको भी बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद में अपन इसमें देखते हैं लक्षित वर्धित दर थी इसमें 9%, लेकिन इसमें जो इंपोर्टेंट चीज है वो आपको यहां से देखने को मिलेगी। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। इसका मतलब है कि जो योजना आयोग है, जिसको 2015 में नीति आयोग के रूप में चेंज कर दिया गया था, उन्होंने जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्षित वृद्धि दर 9% रखा था। लेकिन भारत की एक जो संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसने इस योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है अपनी। यह है आपकी कॉस्मो अकेडमी, जिसका मोटो है द पाथ ऑफ सक्सेस, जिसका मतलब है सफलता का रास्ता। आप कॉस्मो एकेडमी का हिस्सा है, आप कॉस्मो एकेडमी परिवार का हिस्सा है। आपको उस जगह तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस कॉस्मो एकेडमी के जो स्टाफ हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं और एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम्स में उन्होंने क्रैक किया है। तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाइए और आप भी जैसे हम रेलवे परिवार का हिस्सा है और कोशिश है कि आप सभी को भी उसी रेलवे परिवार का हिस्सा बनाएंगे। तो साथ चलिए और अपनी एग्जाम तक विश्वास बनाए रखिए। आपका जो सपना है वो कॉस्मो एकेडमी के माध्यम से जरूर पूरा किया जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक आज अपन यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद में इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अपने जो साथी लोग हैं उनमें कॉस्मो एकेडमी को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। धन्यवाद।